नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत। घटना के बाद स्थिति सामान्य। रेलवे की उच्च स्तरीय समिति कर रही है हादसे के कारणों की जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स एक्सपो में होंगे शामिल। टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने का देंगे मंत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का करेंगे उद्घाटन। जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने का है उत्सव। और अफ्रीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पश्चिम एशिया के अपने पहले दौरे पर तेल अवीव पहुंचे। गाजा संघर्ष विराम के अगले चरण पर करेंगे चर्चा। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर, जिसमें कल देर रात मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को आरएमएल और एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ज़्यादातर घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। एलएनजेपी अस्पताल में ऑर्थो विभाग से 7 मरीजों की मामूली चोट का उपचार देने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं 2 अन्य मरीजों का भी समुचित इलाज जारी है और जल्द ही उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि वह घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी ताकि घटना के संबंध में सटीक जानकारी मिल सके। प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पर सवार होने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। कल रात की घटना के बाद आज सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति सामान्य नजर आई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुबह से रेल सेवा सामान्य है। प्लेटफॉर्म पर अब सुचारू रूप से रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भारतीय रेल ने स्टेशन पर पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि भीड़ होने की वजह से कुछ यात्रियों के फिसलने के कारण यह दुखद घटना घटी। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए रेलवे द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही रेलवे ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की। हादसे में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भारतीय रेलवे द्वारा की गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में बिहार के 8 लोगों की मौत हुई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही सीएम ने मुख्यमंत्री राहत कोष से बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। आपको बता दें, एलएनजेपी अस्पताल में ऑर्थो विभाग से 7 मरीजों को मामूली चोट के उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं 2 अन्य मरीजों का इलाज अभी जारी है और जल्द ही इन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। घटना के बाद जो मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिजनों के लिए अस्पताल प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 9873617028, साथ ही 01123501207 नंबर डायल करने पर मरीजों को इलाज में मदद मिलेगी। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। नई दिल्ली
रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड के फुट ओवर ब्रिज से अभी हम देखिए कि इस एक्सीलेटर से 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर दाखिल हो रहे हैं। जिस फुट ओवर ब्रिज के ऊपर ही जो घटना घटी है वो यहीं पर घटना घटी थी और अभी जो है हालात बहुत सामान्य हो चले हैं और आप ये देख सकते हैं कि जो मुसाफिर हैं ये आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल की जो तमाम कवायदें हैं उन कवायदों को आप देख सकते हैं कि प्रयागराज जाना हो या देश भर के रेलवे स्टेशनों तक जाना हो, ये मुसाफिर आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपको वैसे मुसाफिर से भी बातचीत कराएंगे जो कल इस घटना के शिकार होते होते बच गए। यहीं पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ये सामान उनका रखा हुआ है जिसे लेने के लिए अभी आए हैं और कल किन हालात से इन्हें गुजरना पड़ा उस पर हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी अमृत कुमार नाम है। कहाँ जा रहे थे आप? ये बिहार जा रहे थे। कल की जो घटना थी उस घटना में आप क्या यहाँ पहुँच पाए थे? जी नहीं, मैं नहीं पहुँच पाया। मेरा सामान कुली लेकर नीचे उतारा, मैं भीड़ के तरफ जो यहाँ पे रह गया, ऊपर लाइन में लगा हुआ था, बहुत भीड़ था। कैसे पता चला कि आपका जो सामान है ये सामान रखा हुआ है? जी मैं अभी सुबह आके देखा हूँ तो आया तो देखा हूँ तो सामान मेरा रखा हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 के हालात आप देख सकते हैं कि स्थिति सामान्य है और वैसे मुसाफिर जिनके सामान प्लेटफॉर्म पर छूट गए थे वो सुरक्षित उनके हाथों तक पहुंच भी रहे हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के। तो हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और सुबह से ही हमारे जो दर्शक हैं उनको हम बता रहे हैं कि क्या किस तरीके से जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है। आइए एक बार फिर हम रुक करेंगे राजेश राज का, जानेंगे उनसे क्या स्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है। राजेश, लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से बीती रात जिस तरह का हादसा सामने आया उसके बाद जो अफवाहें फैलाई गई और अब स्थिति क्योंकि सुबह से सामान्य बनी हुई है, किस तरीके से जो ट्रेन का संचालन है वो हो रहा है? देखिए, ट्रेनों का परिचालन सामान्य दिनों की तरह सामान्य तरीके से चल रहा है। जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें पहुंच रही हैं उस वक्त जब ऊपर की तरफ फुट ओवर ब्रिज पर लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर भारी भीड़ का आलम देखने को मिल रहा है। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि मुसाफिर आराम से अभी आ रहे हैं, अभी भीड़ थोड़ी कम है। लेकिन इससे पहले जब मैं लाइव कर रहा था उस वक्त आपने देखा होगा मुकुल कि भारी भीड़ थी और मुसाफिरों को कई बार जो है फुट ओवर ब्रिज पर धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है। भारतीय रेल के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन जो मुसाफिर हैं वो आराम से आ जा रहे हैं। हमारे साथ देखिए एक मुसाफिर है, हम इनसे रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कुंदन कुमार नाम है। कुंदन जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो घटना घटी और भीड़ में लोग जो है फंस गए और अभी जो है स्मूथली सब कुछ चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि रेलवे के जो इंतजाम है वो कैसे इंतजाम है और किस तरीके की व्यवस्था? रेलवे के द्वारा सही इंतजाम है, बट महाप्रयाग कुंभ में जो स्नान चल रहा है उसके वजह से भीड़ बेतहाशा वृद्धि हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात सभी लोग यहां से कनेक्टेड होते हैं और एक साथ भीड़ इकट्ठा हो जाने के वजह से ये घटना हुई है। लोग बेतहाशा वृद्धि हुए और भीड़ को बेकाबू हो गई, उसको संभाल नहीं पाए, एक दूसरे के ऊपर लोग गिर गए। प्लेटफार्म का चेंजिंग का अनाउंसमेंट भी कुछ हुआ, कुछ लोग जो है आने वाले, कुछ जाने वाले, इसी वजह से हुई है। रेलवे के द्वारा अपनी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है, बट लोग बेतहाशा आ रहे हैं। महाप्रयाग कुंभ में जो है स्नान के लिए बहुत आ रहे हैं। यही जी राजेश, है कि जो लोगों की जो भीड़ है वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसको नियंत्रित करना आरपीएफ के लोगों के लिए बहुत मुश्किल थी और आप देख पा रहे होंगे कि अब आरपीएफ के जो लोग हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर बढ़ रही है और आप ये देखिए कि ये अजमेरी गेट का हिस्सा है जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आपको ले जाता है। वहाँ पर जो है वो मुसाफिर आराम से कैसे अपने गंतव्य तक पहुँचे, बाहर जाकर टैक्सी लें या फिर मेट्रो पकड़े, इसको आप देख सकते हैं बखूबी। और अभी प्लेटफॉर्म आपको थोड़ा ढीला ढाला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है
इस फुट ओवर ब्रिज पर भारी भीड़ का आलम देखना जो है वो लाजमी हो जाता है। तो निश्चित तौर पर फुट ओवर ब्रिज पर जो है वो सुरक्षा और भी कड़ी करने की ज़रूरत है और भी उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि एक तरफ से मुसाफिर जाएं और दूसरे तरफ से आएं। अमूमन ये देखा जा रहा है कि फुट ओवर ब्रिज पर दोनों तरफ से लोग आना जाना कर रहे हैं, जिसकी वजह से भीड़ का अनियंत्रित होना लाजमी दिखाई पड़ता है। लेकिन अभी हमने भारतीय रेल के कई अधिकारियों से भी बात की है। हमने उनको बताया है कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन उनकी तादाद और अगर बढ़े तो मुसाफिर को थोड़ी आसानी हो जाएगी, वो आराम से सफ़र कर पाएंगे और किसी भी तरह की जो अनहोनी जो घटना है उसको रोकने में और भी हम मुस्तैदी के साथ खड़े नजर आएंगे। मुकुल। बिल्कुल राजेश, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं जब मामला कहीं ना कहीं अव्यवस्थित होता है तो उसको व्यवस्था पूर्ण करने के लिए हमने देखा था कि बीती रात भी 4 शायद अतिरिक्त जो ट्रेन हैं वो उनकी बात कही गई थी प्रयागराज के लिए, और सुबह तो हमने देखा ही था कि इसी प्लेटफॉर्म से जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 है यहाँ से प्रयागराज के लिए वंदे भारत ट्रेन जो है वो रवाना हुई थी। लेकिन जो और अतिरिक्त ट्रेनों की बात कही गई थी, क्या वो रात में ही रवाना हो चुकी थी वहाँ से? हाँ बिल्कुल, 2 ट्रेनें तो जब घटना घटी है उसके तुरंत बाद 2 ट्रेनों को रवाना किया गया और 2 स्पेशल गाड़ियों का परिचालन मध्य रात्रि के बाद जो है वो सुनिश्चित किया गया। भारतीय रेल हमेशा अत्यधिक भीड़ को देखते हुए ट्रेनों का परिचालन तुरंत सुनिश्चित करता है। और अब आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ये जो आरपीएफ के जवान हैं ये मुस्तैदी के साथ विसिल बजाकर लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी जहां तक भी नज़र जा रही हो आप देखेंगे कि आरपीएफ के लोग खड़े हैं और वो मुसाफिरों को गाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बस संख्या थोड़ी और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को अपने गंतव्य तक जाने में दिक्कत नहीं हो। हमने देखा प्रयागराज में भी कि प्रयागराज में तमाम कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं और जो 9 रेलवे स्टेशन प्रयागराज के इर्द गिर्द हैं उन तमाम रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच मुसाफिरों को एक बैरिकेडिंग में रोककर उन्हें प्लेटफॉर्म पर तब दाखिल कराया जाता है जब उनके ट्रेन की बारी आती है, उनकी प्रतीक्षा तब खत्म होती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो कि संपूर्ण हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है, ये संपूर्ण हिंदुस्तान का प्रतिनिधि रेलवे स्टेशन है, लिहाजा यहाँ संपूर्ण हिंदुस्तान के ट्रेन जो है पहुँचते हैं और यहाँ से रवाना भी होते हैं। तो कुछ ट्रेनों को यहाँ से डाइवर्ट भी किया गया है कल की घटना को देखते हुए। जैसे गरीब रथ का अनाउंसमेंट में सुन रहा था जो यहाँ पर आती है 11:30 सवा 11 बजे के आसपास, उसको ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन शिफ्ट किया गया है। यानी कुछ ट्रेनों को शिफ्ट कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है और यह एक सराहनीय पहल हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने दीपावली और छठ के मौके पर भी मुकुल देखा था कि किस तरीके से बैरिकेड करके लोगों को रखा जाता था और जब उनकी बारी आती थी तो सीधा बैरिकेड को खोलकर वहीं से उनको सीधा प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाता था, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय वारदात बिल्कुल देखने को नहीं मिली। और भारतीय रेल और आरपीएफ ने एक जबरदस्त काम किया था। उस काम की जरूरत अभी भी है और महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेनें चलाना, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करना, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करना, इन सब चीज़ों की व्यवस्था भारतीय रेल कर रहा है। लेकिन जो कल की घटना थी वो हम अनहोनी कह सकते हैं कि किसी का पैर फिसला और फुट ओवर ब्रिज पर वो गिर पड़े, जिसकी वजह से इस घटना को जो है जाहिर तौर पर ये एक मुख्य वजह रही जिस वजह से घटना घटी राजेश। लेकिन अब प्रयास यही है के जो जवान है वो भी मुस्तैदी दिखा रहा है। जी बिल्कुल, पूरी मुस्तैदी के साथ हम देख पा रहे हैं कि जो जवान हैं वो लगे हुए हैं जिससे इस तरह के जो हादसे हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा से इस तरह की जो घटना है वो सामने ना आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश हमें इस तमाम अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेश राज लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लगातार जो ट्रेन का परिचालन है वो किया जा रहा है और जो यात्री हैं वो ना सिर्फ अलग अलग गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं बल्कि वहां भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जो बाहर दूसरी जगहों से ट्रेन आ रही हैं, यात्री किसी भी कोई उनको ऐसी असुविधा नहीं हो रही। पूरी तरीके से जो एक सुचारू व्यवस्था के तहत परिचालन किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल सड़क किनारे खड़ी बस में टेम्पो ड्राइवर ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। वहीं 6 लोग इस दौरान घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और साथ ही साथ सभी घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। ट्रैवलर गाड़ी का चालक घटना के बाद से फरार है। टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी में 1.5 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। खराब खड़ी टूरिस्ट बस छत्तीसगढ़ से वृंदावन होते हुए अयोध्या जा रही थी। पीछे बैठे एक टेम्पो ट्रैवलर था, उसके 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और एक अस्पताल में जाने के बाद मृत्यु हो गई है, तो 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। टेम्पो ट्रैवलर्स जो यहाँ से हटाया गया है, यातायात सुचारू रूप से है। जो पैसेंजर्स हैं उनको दूसरी गाड़ियों से भिजवाया जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 6वें एपिसोड में प्रसिद्ध अभिनेता विक्रांत मैसी और भूमि पेडनेकर ने छात्रों से बातचीत की। विक्रांत मैसी और भूमि पेडनेकर ने एपिसोड में क्रिएटिविटी विद पॉजिटिविटी यानी अपने काम के प्रति सकारात्मकता बनाए रखते हुए रचनात्मकता को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस विषय पर चर्चा की। अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा कि हमारे समय में इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं होते थे, लेकिन PM मोदी की पहल के तहत आप लोग काफ़ी खुशकिस्मत हैं। हमारे टाइम पे ऐसी बातें थी नहीं, और ख़ास तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जो इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, यू गाइज आर वेरी लकी टू हैव परीक्षा पे चर्चा, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं कि सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना है। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। वहीं चर्चा के दौरान अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने बताया कि कैसे छात्रों को परीक्षा के दौरान आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे उनका फोकस बेहतर हो। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं योर एग्जाम योर मेथड, चूज योर ओन स्टाइल। ये सीख मैं भी अपने लाइफ में इनकलकेट करती हूँ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल थोड़ा होना ज़रूरी है। वो चीज़ ना आपको ग्राउंडेड रखता है, आपको फोकस्ड रखता है। मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबके साथ यहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। भारत मंडपम में चल रहा ये आयोजन दुनिया की सबसे बड़े टेक्सटाइल प्रदर्शनियों में से एक है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ ये मेगा इवेंट भारत की वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान बना रहा है। कच्चे माल से लेकर उच्च स्तरीय फैशन तक भारत टेक्स 2025 भारत के कपड़ा उद्योग का एक भव्य और विशाल प्रदर्शन है। व्यवसाय के साथ ही यहाँ केंद्रीय फोकस स्थिरता पर है। पर्यावरण अनुकूल नवाचारों और जिम्मेदार सोर्सिंग के साथ यह वैश्विक कपड़ा व्यापार को नए आयाम दे रहा है। 6000 विजिटर्स हैं, 5000 एग्जिबिटर्स हैं, 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 126 कंट्रीज़ हैं। सो किसी भी पैमाने पर आप तोलें, साइज, स्केल, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये विश्व का नंबर 1 फेयर है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ भारत टेक्स 2025 विचारों और व्यापार का एक मिश्रण है। 12 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम फाइबर उत्पादन से लेकर फैशन, घरेलू साज सज्जा और अत्याधुनिक तकनीकी वस्त्रों तक फैला हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत आमद दर्ज की है। पिछले कुछ वर्षों में यदि बात की जाए तो तकनीक से लेकर परंपरागत टेक्सटाइल तक भारत ने काफ़ी प्रगति की है और विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है, फ्रॉम
कंप्लीट वैल्यू चेन फ्रॉम यान से लगा के कम्प्लीटली गारमेंट तक, अपैरल तक। तो ये इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है, शायद हमारे वर्ल्ड के लिए ना हम अभी तक इतने एक्सपोज नहीं थे, बट थ्रू द भारत टेक्स वी कैन शो दैट व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। इस वर्ष की थीम रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी 70 सम्मेलन सत्रों, CEO राउंड टेबल्स और B2B बैठकों में बातचीत को बढ़ावा दे रही है। पर्यावरण अनुकूल रंगों, बायोडिग्रेडेबल कपड़ों, ऊर्जा कुशल विनिर्माण में नवाचार केंद्र स्तर पर ले रहे हैं। भारत टेक्स का ये दूसरा एडिशन है। लास्ट ईयर पहला एडिशन हुआ था जिसमें हमें बहुत चीज़ें ऐसी करने को मिली जिससे हमें प्रेरित होकर इस बार जो एडिशन 2 भारत टेक्स का आया है, ये काफ़ी इलेबोरेटिव स्केल पे है। जो विश्व स्तरीय एग्जीबिशन हुआ करती थी, ये उसी स्तर का एग्जीबिशन है। आज दुनिया में बहुत सारे ओवरसीज़ कस्टमर हमारे पास आए हैं, ओवरसीज़ सप्लायर हमारे पास आए हैं। एज ए कंट्री हमारे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें सभी इकट्ठे होकर एक जगह बैठ सकते हैं। नवाचार के साथ परंपरा का मिश्रण, भारत टेक्स 2025 भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत पर भी फोकस है। फैशन शो, रुझान पूर्वानुमान और उत्पादन लॉन्च शिल्प कौशल के साथ ही इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास को भी प्रदर्शित कर रहा है। टेक्सटाइल वर्ल्ड में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और भारत विकास भी और विरासत भी के मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्स जैसे आयोजन मजबूती देते हैं भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, और कोशिश है भारत की कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत टेक्सटाइल सेक्टर में दुनिया का सिरमौर बने। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित आदि महोत्सव का आज से 24 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजन हो रहा है। भारत के जनजातीय समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का जश्न मनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में इंडोनेशिया और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के 600 से अधिक आदिवासी कारीगर और 500 लोक कलाकार शामिल हो रहे हैं। यह त्यौहार पारंपरिक कला रूपों और आधुनिक उपभोक्ताओं के बीच अंतर को पाटते हुए जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। यूरोपीय देश यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर अगले सप्ताह फ्रांस में एक आपातकालीन बैठक करने की बात कही गई है। बैठक का फैसला अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन पर होने वाली शांति वार्ता से यूरोपीय देशों को बाहर रखने के बाद आया है। पेरिस में होने वाली बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के शामिल होने की भी संभावना है। स्टारमर ने कहा है कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण है और ये साफ है कि यूरोप को नाटो में बड़ी भूमिका निभानी होगी। ये घटना यूक्रेन में डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत द्वारा यह कहे जाने के बाद हुई है कि यूरोपीय नेताओं से सलाह ली जाएगी, लेकिन वे युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच किसी भी वार्ता में भाग नहीं लेंगे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी सऊदी अरब में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों से भी मिलेंगे। यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों में चिंता बढ़ाने वाली टिप्पणी में अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग ने कहा कि पिछली वार्ता विफल हो गई थी क्योंकि इसमें बहुत सारे पक्ष शामिल थे। यूक्रेन में 3 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस के अधिकारी आने वाले दिनों में सऊदी अरब में वार्ता करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को सऊदी अरब में वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था और कीव रणनीतिक भागीदारों के साथ परामर्श करने से पहले रूस के साथ बातचीत नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को जर्मनी में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस से मुलाकात की। अमेरिकी प्रतिनिधि माइकल मैककॉल ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और व्हाइट हाउस के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। ये साफ नहीं है कि वे रूस के किन सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान मैककॉल ने कहा कि वार्ता का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच एक बैठक कर शांति लाने और इस संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास करना है। इस बीच अमेरिका के यूक्रेनी दूत ने कहा कि यूरोपीय देश शांति वार्ता में नहीं शामिल होंगे। केलॉग का बयान वाशिंगटन द्वारा यूरोपीय देशों को एक प्रश्नावली भेजे जाने के बाद आया है, जिसमें पूछा गया है कि वे यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी में क्या योगदान दे सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पश्चिमी एशिया के पहले दौरे पर इजराइल के तेल अवीव पहुंचे। रूबियो इजराइल के वरिष्ठ अधिकारियों से इस दौरान मुलाकात करेंगे।
मुलाकात के दौरान हमास के कब्जे के बचे हुए बंधकों को रिहा कराने, गाजा में संघर्ष विराम समझौते और ईरान पर वार्ता होने की संभावना है। मार्को रूबियो की ये यात्रा हमास द्वारा इसराइल के 3 और बंधकों को छोड़े जाने के बाद हो रही है। इसराइल ने भी 3 बंधकों के बदले 369 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है। मार्को रूबियो इसराइल के दौरे के बाद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। और खबर ब्रिक्स समिट से जुड़ी हुई। दरअसल अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा। कल ब्राज़ील सरकार ने इसकी मेज़बानी की घोषणा की। ब्राज़ील 2025 तक के विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह की अध्यक्षता करने के साथ ही वैश्विक दक्षिण देशों के बीच वैश्विक शासन सुधार और सहयोग को बढ़ावा देने पर भी फोकस करेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी देने के बाद ब्रिक्स नेताओं ने डॉलर से स्वतंत्र एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।